Hello everyone. Welcome to the platform of JK Civil Services. I am Razia, your teacher for the current affairs of national and international importance. इन प्रीवियस वीडियो हमने जनवरी 2024 के जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है उनका पार्ट 1 मैंने आपको वहां पे करा लिया था। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो होने वाली है उन्हीं जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का। तो ठीक है, विदाउट फर्दर डिले हम हमारी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और आज का जो फर्स्ट MCQ है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। सो एक्सरसाइज सदा तंसीक रिसेंटली इन द न्यूज इज कंडक्टेड बाय बिटवीन विच टू कंट्रीज। हमें बताना है रिसेंटली दो कंट्रीज के बिटवीन एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम सदा तंसीक है। हमें बताना है ये कौन सी दो कंट्रीज ने कंडक्ट किया है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ऐसी दो कंट्रीज है जिन्होंने रिसेंटली सदा तंसीक एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया था। ओके, हम कंटेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। सो द कंटेक्स्ट इज एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू ट्रेन ट्रूप्स ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड्स के ट्रूप्स को ट्रेन करना था ताकि कभी अगर जॉइंट ऑपरेशन करना पड़े तो रेडी रहे पहले से ऐसी सिचुएशंस के लिए। ओके, ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या किया जाएगा, दोनों साइड्स अपनी जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको शेयर करेंगी। ठीक है, दोनों साइड से जितनी भी इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, टैक्टिक्स होंगी या कोई टेक्निक्स होंगी या कोई भी जो तरीका होता है, प्रोसीजर होता है किसी ऑपरेशन को कंडक्ट करने का, वो एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। ओके, सदा मीनिंग फॉरएवर एंड तंसीक मीनिंग कोऑर्डिनेशन। ये जो पार्ट ऑफ नेम है सदा ये इंडियन साइड से दिया गया है एंड जो तंसीक जो यहाँ पे पार्ट ऑफ द नेम है ये फ्रॉम सऊदी अरेबियन साइड है। तो सदा का मतलब है फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड तंसीक मीन्स कोऑर्डिनेशन। ओके, विल सी द नेक्स्ट MCQ। What is mimosa recently seen in the news? ओके, किसी प्लांट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें बताना है, यहाँ पे प्लांट तो नहीं लिखा हुआ है बट हमसे कुछ पूछा जा रहा है कि मिमोसा जो रिसेंटली न्यूज में था बताइए ये किसके बारे में बात हो रही है। इज इट ए वायरस, इज इट अ फंगस, इज इट एन इन्वेजिव प्लांट और इज इट एन एंशिएंट एग्रीकल्चरल टेक्निक। ठीक है, तो मिमोसा जो है ये एक इन्वेजिव प्लांट है। हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट्स कि इट्स एन इन्वेजिव प्लांट। ओके, इट्स नॉट अ वायरस, इट्स नॉट अ फंगस एंड इट्स नाइदर एन एंशिएंट एग्रीकल्चरल टेक्निक। सो आवर आंसर इज दैट मिमोसा इज एन इन्वेजिव प्लांट। ओके, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसका फ्लावर भी देख सकते हैं, ये इसका फ्लावर है, ये इसके लीव्स है। ओके, अभी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, असम ग्रैपल्स विद राइजिंग मीनेस। कह रहे हैं कि असम में इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, एंडेजरिंग इट्स फॉरेस्ट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसमें इन्वेजन हो रहा है जो कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ की डाइट को इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, इन्वेजिव प्लांट्स जो हैं ये क्या करते हैं, जब भी हम किसी जगह पे किसी प्लेस पे इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो वहां पे इनके लिए कोई जो नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ओके, यानी कि देयर विल बी नो कंपटीशन, है ना। जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो ये इनडेफिनेटली ग्रो करेंगे ऐसे प्लांट्स। ठीक है, अभी जब ये ग्रो करेंगे तो वहाँ का जो एक्चुअली जो वहाँ का लोकल फ्लोरा होगा वो उसको क्या करेगा, एंडेंजर करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ की डाइट है उसको ये ओवरकम कर लेगा, वहाँ पे उसको रिमूव करके खुद वहाँ पे ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है डाइवर्सिटी को। ठीक है, ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ट्री इंडस्ट्री। देखिए, कोई भी जो इन्वेजिव प्लांट्स है खुद तो नहीं आएंगे ना, हम ही लेकर आते हैं इनको फॉर सम पर्पस। यहाँ पे क्या किया था, असम की जो टी इंडस्ट्री है, फेमस है इसकी टी इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ की जो टी इंडस्ट्री है इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था ताकि वहाँ की जो सॉइल है उसको एनरिच किया जा सके। ठीक है, मिमोसा आल्सो नोन एज टच मी नॉट। मिमोसा को टच मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ थ्रेटन्स द रीजन, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट एंड अदर जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं दैट आर कमिंग इनटू प्ले, तो उसकी वजह से क्या है, सिचुएशन और ज़्यादा एग्जैसरबेट हो रही है। ओके, तो अभी हम जान चुके हैं जो मिमोसा है ये एक इन्वेजिव प्लांट है। ओके, नेक्स्ट हम हमारा MCQ देख लेते हैं।
What is the primary objective of the Global Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality? ये एक अलायंस लॉन्च की गई है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, जिसको इंडिया ने लॉन्च किया है कहाँ पे? एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमें बताना है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इज इट एजुकेशनल इनोवेशन? नो। विमेंस एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, हमें नेम से भी पता चल ही गया है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इट्स विमेंस एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ओके, तो अभी कंटेक्स्ट जानते हैं यहाँ पे। इट वॉज लॉन्चड इन डेवॉस 2024 एट 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इवेंट। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इवेंट है 54th इवेंट हुआ था डेवोस 2024 डेवोस में इन जनवरी 2024। ये जो अलायंस है इसका क्या एम है? ताकि जितनी भी ग्लोबली गुड प्रैक्टिसेस है या नॉलेज शेयर की जाएगी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे हमें फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इट ऑल्सो अलाइंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आपको पता होगा, तो उनमें भी कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ ये अलाइन करता है। जैसे SDG 3 हो गया, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जनरल स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसमें विमेन भी इंक्लूडेड होंगी, राइट। क्वालिटी एजुकेशन एक जेनरिक स्टेटमेंट है, इसका मतलब विमेन के लिए भी होगा, बट स्पेसिफिकली फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, राइट। 17 इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड मोर। ओके, we'll see the next MCQ. Recently, which state hosted the 6th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स? हमें बताना है रिसेंटली किस स्टेट ने 6th एडिशन जो हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इन्होंने होस्ट किया है। ओके, आंसर इज तमिलनाडु। रिसेंटली तमिलनाडु ने जो 6th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कंडक्ट करवाया और होस्ट किया। ओके, तो यहाँ पे मैस्कॉट भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट्स वीरा मांगाई। ओके, कंटेक्स्ट को देख लेते हैं। The 6th edition of the खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज होस्टेड बाय तमिलनाडु। जो 6th एडिशन हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तमिलनाडु ने होस्ट कराया, और ये पहली बार ये जो इवेंट है कहाँ पे? साउथ इंडिया में हुआ है। ठीक है, इट वॉज हेल्ड फ्रॉम जनवरी 19 to 31 2024 अक्रॉस 4 cities, चेन्नई में, मदुराई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। ओके, जो मैस्कॉट है दैट्स वीरा मांगाई। इट पेज होमेज टू रानी वेलु नाचियार, जो कि एक एंटी कॉलोनियल क्वीन थी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स बिफोर इंडिपेंडेंस। इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो उनको होमेज पे करने के लिए वीरा मांगाई को वहां पे इसका मैस्कॉट बना दिया गया था। ओके, विल सी द नेक्स्ट MCQ. Who is the main architect of राम मंदिर अयोध्या? ओके, राम मंदिर अयोध्या अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो हमसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब बताइए कि मेन आर्किटेक्ट कौन है राम मंदिर अयोध्या के? तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो रहा है दैट इज चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा ही मेन आर्किटेक्ट हैं इसके। ओके, एक और नेम है यहाँ पे अरुण योगीराज। अरुण योगीराज जो है, इनका जो आइडल है, जो राम लल्ला का आइडल सिलेक्ट हुआ था फॉर राम मंदिर अयोध्या, वो आइडल इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बताइए जो आइडल है वो किन का सिलेक्ट हुआ था फॉर राम मंदिर अयोध्या, तो वो अरुण योगीराज है। लेकिन मेन जो आर्किटेक्ट है राम मंदिर अयोध्या के, आप दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आर्किटेक्ट है वो कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जी। ओके, चलिए कंटेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर एपिटोमाइजेस नगारा आर्किटेक्चर। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमने जगन्नाथ टेम्पल का जो आर्किटेक्चर था वो बताया था मैंने आपको, दैट वाज कलिंगा आर्किटेक्चर। बट जो अयोध्या राम मंदिर का आर्किटेक्चर है इट्स नगारा आर्किटेक्चर। ठीक है, इतना आप याद रखिए, इट्स नगारा आर्किटेक्चर। ओके, next MCQ is that Parambikulam Tiger Reserve which was seen in the news is located in which state? जो कि न्यूज़ में थी है टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, हमें बताना है कि कौन सी स्टेट में को बिलोंग करती है। ओके, आंसर इज केरला। जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है कहाँ पे लोकेटेड है? केरला स्टेट में। ओके, विल सी द कंटेक्स्ट। परम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है न्यूज़ में क्यों थी? रिसेंटली वहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें 11 न्यू स्पीशीज़ को
डिस्कवर किया गया। उनमें से 3 बर्ड स्पीशीज हैं, 4 बटरफ्लाई स्पीशीज है एंड 4 आर ओडोनेट्स। ओके, इट इज सिचुएटेड इन कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है अक्रॉस पलक्कड़ एंड थिरुसर डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला। केरला के जो पलक्कड़ थिरुसर डिस्ट्रिक्ट्स है वहीं पे ये सिचुएटेड है इन वेस्टर्न घाट्स। ओके, इट्स अ होम टू यूनिक स्पीशीज लाइक नीलगिरी ताहर। यहाँ पे एक स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है विच इज नीलगिरी ताहर। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में पाया जाए, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाए, उसके अपार्ट वो कहीं और पे नहीं पाई जाती है। जो नीलगिरी ताहर है इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स और यहीं पे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। ऑल्सो यहाँ पे वर्ल्ड का जो सबसे पुराना टीक ट्री है वो भी परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसकी फोटो भी लगाई है नीलगिरी ताहर की। दिस इज नीलगिरी ताहर, ठीक है। और यहाँ पे डाइवर्स फ्लोरा फाना, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, टैरेंटुला आपको देखने को मिलते हैं। ओके, विल सी द नेक्स्ट। Which player is set to be awarded the Cricketer of the Year at the BCCI Awards? BCCI Awards पे Cricketer of the Year award किनको मिला? तो हमारा जो आंसर है that is शुभमन गिल। The BCCI Annual Award जो है हैदराबाद में हुए थे, ठीक है। यहाँ पे जो शुभमन गिल है उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोहम्मद शामी है, एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, जो मोहम्मद शामी है उनको पॉली उमरिगर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। ओके, इनको कौन सा अवार्ड मिला? पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। फैक्चुअल चीज़ें हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। ये फैक्ट्स है तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। ओके, Which country is host and chair of the 46th session of UNESCO's World Heritage Committee in 2024? हमें बताना है 2024 में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसका चेयर कौन करने वाला है और होस्ट कौन होने वाला है। इसके 46th सेशन अभी इसका होने वाला है, तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री इसको चेयर करेगी एंड हु विल होस्ट इट, विच कंट्री विल होस्ट इट। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यस, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो दिस ईयर इसको होस्ट करेगी एंड ऑल्सो विल बी द चेयर। ओके, ठीक है। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया इज सेट टू चेयर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी और इसका 46 सेशन न्यू दिल्ली में होने वाला है फ्रॉम जुलाई 21 टू 31 2024। जो विशाल वी शर्मा है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को, उन्होंने इस डिसीजन को अनाउंस किया और ये जो डिसीजन है इट स्टेम्स फ्रॉम प्रपोजल बाय इंडियन अथॉरिटीज ने प्रपोज किया था इन कंसल्टेशन विद यूनेस्को डायरेक्टर जनरल की वी विल होस्ट इट, ऐसे करके, ठीक है। ओके, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसमें 21 मेंबर स्टेट्स हैं और 21 मेंबर कंट्रीज हैं जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, ये गैदर होते हैं एनुअली और जो भी ग्लोबली जिनकी सिग्निफिकेंस हो, कल्चरल या कोई नेचुरल हेरिटेज जो है जिसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, ठीक है। ये जो काम है इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रेस्टिजियस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेजेस लिस्ट और साइट्स लिस्ट। और इसके बाद ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है, उस पर ऐड किया जाता है कुछ और नेम्स को। ओके, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। कुछ और नेम्स यहाँ पे हमारे इंडिया के यहाँ पे ऐड हो सकते हैं दिस ईयर। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज अटल सेतु? हमें बताना है कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है जिसको रिसेंटली पीएम मोदी जी ने मुंबई में इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट्स मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है इसका अनदर नेम अटल सेतु है, उसको रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इनॉग्रेट कर लिया है। ओके, हम कंटेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम इनॉग्रेटेड द मुंबई ट्रांसफर हार्बर लिंक ऑफिशियली, जिसका नाम क्या है? अटल सेतु नावा शेवा सी लिंक। पोर्ट भी है ये, ठीक है। तो ये कंट्री का लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा ओवर द सी। तो इंपॉर्टेंट बन रहा है हमारे लिए कि ये कंट्री का सबसे लंबा ब्रिज होगा ओवर द सी। ओके, ये इसका 20 किलोमीटर का लंबा होगा, ट्विन कैरेज वे 6 लेन ब्रिज। इट स्पान्स द थाने क्रीक, ठीक है, थाने क्रीक के पास है इन द अरेबियन सी कनेक्टिंग सेवरी इन मुंबई में सेवरी को कनेक्ट करेगा टू द चिरले इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा लेती हूँ।
देखिए ये मुंबई है, यहाँ पे सेवरी है, सेवरी को एक कनेक्ट करेगा, ये पूरा यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उड़ान यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करेगा ये, पूरा ये इसके लिए लिंक होगा यहाँ पे, ठीक है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ऐसे बनाया जाएगा इस ब्रिज को। ओके, now we will see the next MCQ. Which mobile app recently launched by IMD provides integrated GIS based services for all weather related information? हमें बताना है कौन सी मोबाइल ऐप जिसको रिसेंटली IMD ने लॉन्च किया है, ये हमें इंटीग्रेटेड GIS का मतलब है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। GIS बेस्ड सर्विस ये क्या करती है, डेटा को लिंक करती है विद लोकेशन। ओके, GIS बेस्ड सर्विसेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगी फॉर ऑल वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो हमें उस मोबाइल ऐप का नेम बताना है, तो नेम जो है उस मोबाइल ऐप का दैट इज मौसम ऐप। ओके, कंटेक्स्ट देखते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इन्होंने रिसेंटली जो ऐप है जिसका नाम मौसम है उसको लॉन्च किया है। तो ये हमें बहुत सारी वेदर सर्विसेज ऑफर करेगी, जैसे हम आवरली खुद से फोरकास्ट देख सकते हैं, रेनफॉल पैटर्न देख सकते हैं, ह्यूमिडिटी, सनराइज सनसेट, मूनराइज मूनसेट, रेन अलर्ट, लाइटनिंग अलर्ट, साइक्लोन अलर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें। ये जो ऐप है 12 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है और ऑल्सो एक मौसम ग्राम है जो इसका एक फीचर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एक्सेसिबल होगा वाया द मोबाइल ऐप और IMD की वेबसाइट। जो मौसम ग्राम है इससे क्या होगा, इट विल एनेबल यूजर्स टू व्यू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इससे हम ऑब्जर्वेशंस को व्यू कर सकेंगे, फोरकास्ट को या कोई भी जो वार्निंग होगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी प्लेस का नेम डालना है या पिन कोड डाल लेना है या कोऑर्डिनेट्स डाल लेने। इट आल्सो अलाइंस विद द विजन हर मौसम हर गर्म मौसम। जो विजन है इंडियन गवर्नमेंट का हर मौसम हर गर्म मौसम, उसके साथ भी अलाइन करता है। उसमें भी एक क्या कह सकते एक एडिड पॉइंट हो गया यहाँ पे, उसको फैसिलिटेट करेगा ये, ठीक है। हाँ या राइट वर्ड इसकी, उसको फैसिलिटेट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम हमारा MCQ देखते हैं। रिसेंटली हु रिसीव्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। हमें बताना है कि रिसेंटली बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किनको मिला है। तो हमारा जो आंसर है दैट्स लियोनल मेसी। लियोनल मेसी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड मिला 2023 के लिए, और इन्होंने किनको बीट किया, एर्लिंग हालैंड एंड काइलन बापे। काइलन बापे जो हैं और एर्लिंग हालैंड को बीट करते हुए इनको ये अवार्ड मिला है। एंड नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इनका थर्ड टाइम है जब इन्होंने इस अवार्ड को यहाँ पे जीता है, मेकिंग हिम द फर्स्ट प्लेयर टू डू सो। पहला ऐसा प्लेयर है जिसको तीसरी बार ये अवार्ड मिला है यहाँ पे, ठीक है। जो बेस्ट ये फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड है, इसको प्रीवियसली फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता था। फ्रॉम 1991 टू 2009 का इसका नेम जो था दैट वाज फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। लेकिन फिर 2010 से लेकर 2015 तक इसका नाम था फीफा बैलॉन डियोर, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2015 के बाद इसको फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड से जानने लग गए। ओके, who won the Australian Open doubles, becoming the oldest man to win a Grand Slam doubles title in the Open era। हमें बताना है किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स में को विन किया है और क्या बने, ये ओल्डेस्ट मैन बने जिन्होंने ऐसे ग्रैंड स्लैम डबल्स ओपन एरा में विन किया है या जीता है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है ही इज 43 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्रन के साथ इस अवार्ड को जीता, इस कंटेस्ट को जीता है। ओके, ही हैज वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स 2024 और किसको बीट किया है, इटली को। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप अच्छे से याद कर लेंगे, उनको आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। प्रोफेसर BR कंबोज हु वाज रिसेंटली अनाउंस्ड विनर ऑफ 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ठीक है, 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है रिसेंटली किनको मिला, प्रोफेसर BR कंबोज को। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें आप बताइए वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है। ठीक है, इज इट एग्रोनॉमी, इज इट वेटरनरी साइंस, इज इट एनवायरमेंटल साइंस और इज इट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा जो आंसर है दैट्स एग्रोनॉमी। जो प्रोफेसर BR कंबोज है ये एग्रोनॉमिस्ट हैं। ओके, ये हैं
प्रोफेसर BR कंबोज, यहाँ पे इनको MS स्वामीनाथन अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, कंटेक्स्ट देखते हैं। जो प्रोफेसर BR कंबोज है, ये जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर है। ठीक है, इन्होंने अराउंड 300 रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया है और बहुत सारे आर्टिकल्स मैगजीन्स में, जर्नल्स में, डिफरेंट जो इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स है वहाँ पे पब्लिश करा है। इनका जो अवार्ड है इनको कहाँ पे मिला, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम वन हेल्थ वन वर्ल्ड है, वो कहाँ पे हुई थी, ग्वालियर MP में, वहीं पे इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। ओके, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, हमें बताना है 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज डॉक्टर अरविंद पंगारिया। रिसेंटली जो डॉक्टर अरविंद पंगारिया है उनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट कर लिया गया है। ये रहे डॉक्टर अरविंद पंगारिया जी, और हम कंटेक्स्ट देख लेते हैं। सो फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। देखिए, याद रहिएगा, एक तो होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती है वो बॉडीज होती है जो कि किसी एक्ट के थ्रू बनती हैं। ठीक है, वो हो जाती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंडर बनाई जाती हैं। राइट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें भी किसी आर्टिकल के अंडर अगर किसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बुलाते हैं। जैसे यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको सेटअप किया गया है अंडर आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद हम एक नया फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, ताकि क्योंकि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, रेवेन्यूज का बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, उसमें ये रिकमेंडेशन देती है कि हमें स्टेट्स को कितना परसेंटेज देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके फाइनेंस कमीशन का ये काम होता है और ऐसे इसको अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रहिएगा, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ओके, नेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे Which UT recently became the first to implement PM विश्वकर्मा योजना, हमें बताना है कौन सी यूटी ने रिसेंटली पहली ऐसी यूटी बनी जिसने PM विश्वकर्मा को इम्प्लीमेंट किया। सो हमारा जो आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर ही रिसेंटली पहली यूटी बनी जिसने PM विश्वकर्मा योजना को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। जो PM विश्वकर्मा योजना है इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सो व्हाट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है दैट इज फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फुल्ली फंडेड बाय सेंटर एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर। ठीक है, इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, फुली फंडेड बाय सेंटर, फुल एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर। और जितने भी आप 7th शेड्यूल के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट। 7th शेड्यूल क्या बोलता है, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात होती है, राइट। जो स्टेट यूनियन लिस्ट होता है या स्टेट लिस्ट होता है इसमें अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, अपने अपने एरियाज ऑफ क्या बोल सकते हैं, वर्क होते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे यूनियन एक्सक्लूसिवली काम कर सकता है, स्टेट लिस्ट जहाँ जहाँ पे स्टेट एक्सक्लूसिवली काम कर सकते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे ये दोनों ही मिलके काम कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं इन पे जितनी भी पॉलिसीज बने या जितनी भी स्कीम्स बने या जैसे भी हो यूनियन लिस्ट में, वो होती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, वो जितनी भी स्कीम्स होती है दे आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सॉरी। और उनको इम्प्लीमेंट करने का जितना भी जिम्मा होता है वो होता है सेंटर का। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। इसको PM विश्वकर्मा को लॉन्च किया गया था 2023 में बाय PM, ताकि जो आर्टिसंस हैं हमारी कंट्री के, जितने भी आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल है जो अपने हैंड्स या टूल से काम करते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके यहाँ पे। ओके, और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, उनको यहाँ पे इस स्कीम के अंडर रिकॉग्निशन मिलता है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलती है, उनको IDs प्रोवाइड की जाती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी होती है उसमें, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो JNK है वो पहली ऐसी यूटी बनी जिसने इम्प्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा योजना को। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चड एक्सपोसैट मिशन। हमें बताना है कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या लॉन्च किया? एक्सपोसैट मिशन। इट्स नॉट नासा, नासा जो यूएसए की एजेंसी है, ईसा जो कि यूरोप की एजेंसी है, एंड रॉसकॉस्मो जो कि रशिया की एजेंसी है। इन तीनों में से किसी ने नहीं बल्कि इसरो ने इसको लॉन्च किया हुआ है। So what does XPOSAT stand for? XPOSAT stands for X-ray polarimeter satellite. ओके, कंटेक्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। PSLV C58 जो है ये इसका लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, रॉकेट या लॉन्च व्हीकल जिसको कहते हैं, और रॉकेट जिसपे इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ठीक है, इसलिए लॉन्च व्हीकल इसका नाम होता है। PSLV C58 एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया गया है। कहाँ से? किस सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ओके, जो एक्सपोसैट है ये इंडिया का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो पोलराइजेशन मेजर करेगा किनकी? एक्सरेज की, फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। ओके, ये जो सैटेलाइट है ये हमें एक्सरे एमिशंस को स्टडी करने में मदद करेगा फ्रॉम सेलेस्टियल इंडियन ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लैक होल्स, ठीक है। तो ब्लैक होल्स की स्टडी हम ऐसे कर पाएंगे प्रॉपरली। और जो पोलराइजेशन है, जब हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं ना एक्सरेज का फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज, इससे हमें वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पता चलता है, या जो एमिशन के मैकेनिज्म्स होते हैं उनके बारे में हम पता कर पाते हैं इनसे। जब हम उनके बारे में पता कर पाते हैं तो उससे हमें पता चलता है ये चीज़ आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो बाकी जो वहाँ का सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर होता है उसके बारे में हम बाकी चीज़ें और भी इससे हम जान पाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन। What is the IUCN status of Great Indian Bustard recently seen in the news? हमें बताना है जो Great Indian Bustard recently न्यूज़ में थे उसका IUCN स्टेटस क्या है। तो आंसर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब IUCN स्टेटस क्या होता है? IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है, ये क्या करता है? एक रेड लिस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। IUCN का एक रेड लिस्ट होता है जिसमें स्पीशीज़ के बारे में, मतलब जिनको जितनी लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए होती है उस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए होते हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या एक्सटिंक्ट इन देयर एरिया, ठीक है। और कुछ होते हैं जो कि एंडेंजर्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो कि लीस्ट कंसर्न होते हैं, जिनको सबसे कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, कुछ होते हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं और उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन ज़रूरत होती है। देखिए, एंडेंजर्ड हो गए जिनको थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन ज़रूरत है, वल्नरेबल हो गए जिनको उनसे थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन जरूरत है, लीस्ट कंसर्न हो गए जिनको सबसे कम प्रोटेक्शन की जरूरत है, बट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। यहाँ पे ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। ओके, विल सी द कंटेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट से अर्ज की हमें बताइए कि जो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा, इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि आप बताइए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है इसको सेव करने की। ओके, जो इंडियन बस्टर्ड है इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। ओके, इसका सिर्फ क्या है कि अभी इसकी पॉपुलेशन की सिर्फ 100 से 150 ही इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ पे सिर्फ इसके 100 से 150 इंडिविजुअल्स है जो भी बचे हुए हैं, बाकी लार्ज लेवल पे इसका एक्सटिंक्शन होने वाला है। सो नोटेबल फॉर इट इज ऑस्ट्रिक लाइक अपीयरेंस। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा देती हूँ। ऑस्ट्रिच जैसा ये बर्ड है, दिखने में ऑस्ट्रिच जैसा लगता है, जो बट डिस्टिंग्विशेबल कैसे होता है, कैसे हम इसको डिफर कर सकते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रिच? इसका एक ब्लैक क्राउन होता है, सी यहाँ पे इसका एक ब्लैक क्राउन है, एंड ब्राउनिश इसकी पूरी बॉडी है, सी ब्राउनिश बॉडी एंड मार्क्ड विंग्स होती हैं इसकी, ठीक है। वरना ये इसका जो अपीयरेंस है इट्स मोर लाइक एन ऑस्ट्रिच। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ratle hydroelectric project recently seen in the news is built on which river?
हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताएं कि जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कौन से रिवर पे बनाया गया है। तो आंसर जो है दैट इज चिनाब रिवर। ओके, चिनाब रिवर ऐसी रिवर है जिसपे रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाया गया था। तो कंटेक्स्ट जानते हैं। Government has announced the diversion of Chenab River water through tunnels to accelerate the 850 मेगावाट। ठीक है, ये जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट केव का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर लिया है कि वी शुड डाइवर्ज द वाटर, ताकि इसका जो है एक्सेलरेट हो इसकी परफॉर्मेंस, किसकी, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा था रिसेंटली जो न्यूज़ में था उसके बारे में आपको सुना होगा, थोड़ा सा उसके बारे में जाकर पढ़िए। ठीक है, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये भी वहाँ पे एक डिस्प्यूट का मुद्दा था। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर हो गया कि यहाँ पे फ्लो को नहीं रोका जाता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये इनिशिएटिव किस पे है, चिनाब रिवर पे। और इसको किसने डेवलप किया है, RHPCL ने, यानी कि रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन J&K स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और NHPC। ठीक है, इसमें क्या है, एक 133 मीटर टाल ग्रेविटी डैम है ये, इसको डाइवर्जन डैम भी बोलते हैं, और एक अंडरग्राउंड पावर हाउस है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनवरी 2024 करंट अफेयर्स। ये जितना भी है सारे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।